Hey, hi everybody. My name is Janice Tripathi, and on behalf of Anvikshiki Consulting, we are gonna have a small tutorial on about processes, standard operating procedure. Standard operating procedure SOPs हमने बहुत दफा सुना है, but how you can actually work on it, why you should work on it, कहाँ से आते हैं processes, कैसे दिखते हैं processes, और क्या रिजल्ट डिलीवर करके जाते हैं processes. So ये एक छोटा सा अटेम्प्ट है. I hope it will add value towards your process knowledge. So without wasting much of time, let's jump into that. Processes. So एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि 7 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं. देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक का खुद का महत्व है और हर एक दूसरे से कनेक्टेड है. शुरू कहाँ से करें? एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं. सो फर्स्ट वी सी अ शेयर्ड विजन. एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस का रीजन कि ये ऑर्गेनाइजेशन आज एग्जिस्टेंस में क्यों है. सो शेयर्ड विजन एक स्टेटमेंट हो सकता है जिसको परस्यू करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को काम पे लगाया जाता है. स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. उसमें से एक रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी होता है. सो ऑर्गेनाइजेशन आपकी साइज के हिसाब से स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं. वो स्ट्रक्चर को एफिशिएंट वे में चलाने के लिए, कायम रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस भी कहते हैं. ये रेड ब्लॉक इस तरह से दिखाए हैं क्योंकि वहाँ पे आप रिजल्ट फॉरकास्ट कर सकते हैं विथ कंपेयर टू अदर पर्पल ब्लॉक. The importance of this purple block is not in the scope of this module that we will see again. So चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं. हमने स्ट्रेटजी की बात की, हमने विजन की बात की. सो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम को पूरा करने के बाद उसका गोल जो है वो अचीव होता है. सो देयर आर सीरीज ऑफ वर्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अचीव इट्स गोल. वो ऑर्गेनाइजेशन में हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं. सो लेट्स फर्स्ट सी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम किस प्रकार के काम करते हैं. अगर आप सारे काम को एक सेगमेंटेशन करो और उसको देखो, सो यू कैन आइडेंटिफाई. और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 प्रकार के काम करती हैं, जिसको पहले हम कहते हैं रनर्स, दूसरा है रिपीटर्स, तीसरा है स्ट्रेंजर्स. रनर्स काम जो आपको रोज करने रहते हैं, जैसे एक अकाउंटेंट के लिए शायद परचेज और सेल की बिल की एंट्री करना वो रोज का काम हो गया. रिपीटर्स का काम क्या होता है, तो वो महीने की कोई एक फिक्स तारीख पे वो जीएसटी पे करता है, टीडीएस प्रिपेयर करता है, चालान प्रिपेयर करता है. तो ये काम हो गया रिपीटर्स एक्टिविटी. द थर्ड वन इज स्ट्रेंजर एक्टिविटी. जो किसी घटना के कारण वो काम खड़े होते हैं, उसे स्ट्रेंजर कहते हैं, जो कभी कभी ही करने पड़ते हैं. तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंजर वर्क. Runners and repeaters are the work which you can control more over stranger activity. स्ट्रेंजर काम को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका ह्यूमन कैपिटल है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो ज़्यादा काम आता है. बट फॉर रनर्स एंड रिपीटर वर्क यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विथ रिस्पेक्टिव कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ईआरपी पे काम करते हैं या मैनुअल प्रोसेस पे काम करते हैं. तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, द मोटिव. प्रोसेसेस के मोटिव क्या है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी से शुरू करते हैं. रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या. हमने बहुत दफ़ा सुना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा नहीं होता या कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होता तो वो काम रुक जाता है. अगर हम ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक डिपार्टमेंट में एक ही बंदा है तो खैर वो ज़्यादा हद तक ठीक भी है. पर अगर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पोजीशंस है और फिर भी ये काम होता है तो वहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन या इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं होना चाहिए आइडियल वे में, जब उसको फास्ट ग्रो करना है तब. सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या कि एक काम को
4 पर्सन करेंगे, उसके लिए उसका बेसिक नॉलेज या उसका एक बेसिक स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एचआर वाले से आप अकाउंटिंग वाला काम कर लो, पर अकाउंटिंग में शायद कोई बंदा जूनियर है और उसके पास सीनियर का कोई काम करने के लिए प्रोसेसेस है, तो वो अटेम्प्ट करेगा और उसको एक गाइडलाइन पूरा मिलेगा। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो वहाँ पे आपको काम आती है। हर एक काम को पूरा करने के लिए, हर एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक एलिजिबिलिटी चाहिए। एक ह्यूमन सेंट्रिसिटी की बात है और एक कोर कॉम्पिटेंसी की बात है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट पार्ट इज रिपीटेबिलिटी। एक कोई भी एक टास्क जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स होने के बाद उसका जो वाई रिजल्ट है वो डीरेल नहीं होना चाहिए। सो प्रोसेसेस वो काफ़ी हद तक इंश्योर करते हैं, क्योंकि प्रोसेसेस में चेकलिस्ट आता है, प्रोसेसेस में प्रोसेस का केपीआई आता है, तो वो हम देखेंगे और वो उससे आप एड्रेस कर सकते हैं। सो दैट इज द फंडामेंटल रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। हर एक बार रिजल्ट को प्रोड्यूस करना और जो भी असाइन करके जो जिसके पास भी कोई स्किल सेट है वो काम को पूरा करे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सो लेंसेज क्या चाहिए कोई भी प्रोसेसेस को एड्रेस करने से पहले, कोई भी प्रोसेस को बनाने से पहले, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। सो यू कैन ऑलवेज इम्प्लीमेंट दिस मॉडल, जिसे हम 5W2H कहते हैं। 5W मतलब व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, एंड 2H मतलब हाउ एंड हाउ मच। हाउ मच यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। कोई भी एक काम हम करते हैं तो वो काम क्यों करते हैं, कोई भी प्रोसेसेस, जैसे हम वी विल टेक सम एग्जांपल, रिक्रूटमेंट है, परचेज है, ऐसा कुछ एग्जांपल से बात करेंगे ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाए। सो रिक्रूटमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो कोई ऐसा जनरल काम है जिसके विथ रिस्पेक्ट टू योर इंडस्ट्री यू कैन रिलेट टू दिस एग्जांपल। सो अगर हम प्रोसेसेस की बात करें और रिक्रूटमेंट की बात करें, तो मुझे रिक्रूटमेंट की प्रोसेसेस क्यों लिखनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रिक्रूटमेंट आता है, एचआर की तुरंत आपको याद आती होगी कि ये तो एचआर का काम है। हम देखेंगे अगर ऐसा आपका थॉट प्रोसेस है तो हम ये मिथ को जल्दी ही ब्रेक करने वाले हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये प्रोसेस का मेन गोल क्या होगा। वेयर एंड व्हेन, कहाँ से होगा और कब होगा। देन नेक्स्ट पार्ट इज हाउ, कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे प्रोसेसेस के, और हाउ मच, जो प्रोसेसेस में जो काम करेंगे वो कितना लेवल पे करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो जब हमने हु वाली बात बताई तो उसको थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं और देखते हैं राशि मैट्रिक्स। राशि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। आप कोई भी काम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काम के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव होता है। सो दैट इज फर्स्ट कि ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं है। कोई काम ऐसे होते हैं जिसको कंसल्ट करना ज़रूरी है, सीनियर से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। तो जो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या सीनियर हो गया उससे कंसल्ट करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस रखता है। देन इज इन्फॉर्म, ये डिसीजन होने के बाद या वो काम हो जाने के बाद किस चीज़ को, कौन से लोगों को किस वो चीज़ की माहिती होनी आवश्यक है, दैट इज इन्फॉर्म्ड पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस को देखेंगे कैसे, सो वो समझने के लिए आपको साइपॉक समझना चाहिए। साइपॉक क्या होता है, जब हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो वी आइडेंटिफाई कि ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से प्रोसेस को हैंडशेक करता है। हैंडशेक मतलब कि आपका कस्टमर जो है और सप्लायर है वो बाहर तो बैठा ही है, पर आपकी प्रोसेस के सारे कस्टमर और सप्लायर बाहर नहीं बैठे हैं। कैसे, जैसे एक मार्केटिंग वाला हो गया, उसके लिए सप्लायर कौन होगा, उसका कस्टमर होगा, क्योंकि वो उसको ऑर्डर देगा, उसका प्रोडक्ट का या सर्विस का रिक्विजिशन देगा। और आपका ऑपरेशन टीम हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उसके लिए सप्लायर कौन होगा,
वो होगा मार्केटिंग वाला होगा। सो सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड कस्टमर, एक एक पार्ट को, एक एक प्रोसेस को स्टेप वाइज देखने की बात है कि इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे इनपुट मिलते हैं, कौन से इनपुट मिलते हैं, वो इनपुट के ऊपर क्या क्या काम होता है, और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, और वो उसका कस्टमर क्या होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन में जो आपका कस्टमर है वो एक्सटर्नल होगा, बाकी सारी प्रोबेबिलिटी में जो आपका कस्टमर है वो इंटरनल होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। सो क्विकली लेट मी जंप, अगर आपको प्रोसेस डिफाइन करने हैं तो कुछ मॉड्यूल्स या कुछ फ्रेमवर्क चाहिए आपको, एक टेम्पलेट चाहिए आपको। तो ये पॉइंट जो है वो उसके टेम्पलेट्स हैं। सो वी विल सी देयर आर 10-11 स्टेप्स इनटू दिस, वी विल सी वन बाय वन। सो सबसे पहले आता है प्रोसेस का स्कोप डिफाइन करना, कि कौन सी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ जाके वो एंड हो जाएगी। जैसे हम यूजुअली ऐसा भी कहते हैं कि बाउंड्रीज डिफाइन कर देना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डिफाइन कर देना। जैसे इंडक्शन आपकी कंपनी में अगर होता है, जब कभी भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसका इंडक्शन होता है, वो शुरू कब होगा, तो बोले ज्वाइनिंग कन्फर्म, उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है, वो एक बार हो जाए फिर आपका जो है इंडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जब आप उसका इंडक्शन, ऑन रोल, ऑफ रोल, ऑन जॉब, ऑफ ड्यूटी ट्रेनिंग जब आप करते हैं, तब वो ट्रेनिंग हो जाने के बाद जो है वो आपका इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट पार्ट इज यू डिफाइन बाउंड्रीज। इट्स अ बेसिकली अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, कि जहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करना है और कहाँ जाके प्रोसेस को एंड कर देना है, दैट यू आइडेंटिफाई इनटू स्कोप। देन पर्पस कम्स, आप पर्पस को प्रोसेस के केपीआई के साथ, की परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ, इंडिकेटर के साथ मैप कर दें। एक प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या गुड फैक्टर फील कराने के लिए या मन को शांति दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रोसेस के खुद के इंडिकेटर्स होने चाहिए। जैसे हमने एक कंपनी में प्रोसेस रिक्रूटमेंट का डाला और उसके बाद हमने देखा तो वो कंपनी का पिछले साल जो रिक्रूटमेंट का बजट था वो करीबन 2-2.5 लाख रुपए था, और नेक्स्ट ईयर हमने प्रोसेस डालने के बाद जब हमने वो केपीआई मेजर किए तो उसको हमने 70,000 तक लाया। तो ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा या एक अच्छा दिखने वाला डॉक्यूमेंट या ऑडिटर के लिए नहीं होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये रियली इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ रिसोर्स अलोकेशन वाली बात है, उसके लिए आपको कॉन्शियसली रिसोर्स है उसको अलोकेट करने चाहिए पड़ते हैं। सो ये पर्पस की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो रूल वाली बात है। अगर किसी ने आपको टास्क दिया कि ए टू बी लोकेशन पे आपको स्विफ्टली सबसे फास्ट पहुंच जाना है, रोड की बात कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप वो टास्क को अचीव करने के लिए आप ट्रैफिक के नियम को ब्रेक कर सकते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं कि वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसको आपको ब्रेक नहीं करना है, यू कांट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक आउट ऑफ इट। सो दैट्स अ रूल। हमने देखा है, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट है या सीनियर पर्सन जो है वो जो रिमोट पे काम करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं, और जब जाके उसका सैलरी का टाइम आता है तब पता चलता है कि ये बंदे का सैलरी करना है, तो वहाँ पे प्रोसेस ब्रेक होनी चाहिए। तो एक रूल आप ऐसा बना सकते हैं रिक्रूटमेंट वाली प्रोसेस में कि कोई भी रिक्रूटमेंट होगा वो एचआर के थ्रू ही होके जाएगा, ठीक है, दैट्स अ रूल पार्ट ऑफ इट। तो all processes should contain some of the rule which is non negotiable standard जो आपको फॉलो करनी चाहिए। The next part comes is detail procedure. डिटेल प्रोसीजर में यू ट्राई टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट इनटू डिटेल। अगर आप कोई जॉब डायनेमिक लेवल पे कर रहे हो या वो जॉब तुरंत चेंज होता है तो आप उसका ज़्यादा डिटेल ना करके उसके ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, ताकि वो जॉब चेंज होता है जब, तब जाके वो
आप मैप कर पाओ और वो इजीली स्विच हो जाए। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में हम देखेंगे तो बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो उसका मेथड बनाते हैं कि 3 स्टेप फॉलो करो, 4 स्टेप फॉलो करो। तो अगर कोई प्रोसेस तुरंत चेंज हो जाता है, छोटी-छोटी फ्रीक्वेंसी पे चेंज हो जाता है और आप एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप क्यूएमएस डिपार्टमेंट या बिजनेस प्रोसेस मैनेजर को हायर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में ना जाके आप ब्लॉक्स में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पर करना ज़रूर चाहिए उसको। द नेक्स्ट पार्ट इज रोल्स। यहाँ पे आप जितने भी डिटेल प्रोसीजर मेंटेन करते हो, वो करेगा कौन, कैसे करेगा। तो डिटेल प्रोसीजर में कैसे करेगा वो आपको दिखाई देगा, पर कौन करेगा और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्या क्वालिटी से करेगा, दैट यू आइडेंटिफाई इनटू रूल्स। सो प्रोसेस के एक तरह के KRA भी जिसको हम कह सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज KPI। ये प्रोसेस क्या रिजल्ट मेरे के लिए प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो रिक्रूटमेंट की अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक तो बजट पे काम करनी चाहिए, एक आपके पास जो मैंडेज है, मतलब वो पोजीशन को फिल करने की जो टाइम है, वो एक आपका KPI हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ग्रेडिंग और स्ट्रक्चर के हिसाब से। और थर्ड KPI है कि सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल हैं। सपोज कोई रिक्रूटमेंट अगर फेल होती है तो आपके पास 2 और बंदे शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं जिसको आप तुरंत ऑन बोर्ड कर सकते हो। दैट शुड बी द KPI ऑफ द प्रोसेस विथ रिक्रूटमेंट पार्ट। द सिक्स पॉइंट इज डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट्स। वो प्रोसेस को करने के लिए मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्मेट्स में चाहिए। अगर आपके पास ERP है तो काफ़ी स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस जो होंगी वो आपकी डिजिटलाइज फॉर्म में होगी। फिर भी आप प्रोसेस जब मैन्युअली आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे आप आपकी ERP को हमेशा मैप कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज अ प्रोसेस टच पॉइंट। मेरी एक प्रोसेस है, वो कोई प्रोसेस को अगर हैंडशेक करती है या ओवरलैप करती है तो वो मुझे ज़रूर मैप करनी चाहिए। जब कभी भी आप पहली 5 प्रोसेस या पहली 10 प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कम है, पर जब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जब जाके वो बड़ा होता है और ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी खुद की 25-30 प्रोसेसेस है, तब ये पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटीज हाई है। जैसे हमने देखा कि स्पीड को अचीव करने के लिए आप ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज प्रोसेस टच पॉइंट। एक प्रोसेस आपका दूसरी कहाँ प्रोसेस में टच होगा। जैसे आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस अगर आप डालते हैं तो वो रिक्रूटमेंट में भी जाएगा और वो एग्जिट प्रोसेस में भी जाएगा, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस इवेल्यूशन करेंगे तब एक प्रोबेबिलिटी ऐसी भी आएगी कि परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के दौरान कोई आपका टीम मेंबर है उसको आपको निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो that comes under process touch point. Then comes graphical flow diagram. Graphical flow diagram एक यूनिवर्सल मेथड है जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग को डायमंड में, प्रोसेस को स्क्वायर में, स्टार्ट पॉइंट को ओवल शेप में, एंड पॉइंट को ओवल शेप में डिफाइन करते हैं। अटैचमेंट। कुछ डिसीजन को लेने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, आपको कोई पॉलिसी का, इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस की पॉलिसी का आपको सहायता लेनी पड़ती है। सो दिस आर सच अटैचमेंट कि वो आपको रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि अगर आप यहाँ पे रुके हैं तो आपको कहाँ पे जाके उसका रेफरेंस लेना है। देन कम्स चेकलिस्ट। चेकलिस्ट वो पार्ट होता है कि जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोसेस एडहेरेंस कितनी है। जैसे आप 10 पॉइंट चेकलिस्ट में बनाते हैं तो यू कैन मैप द डेविएशन कि ये समय ये करते समय मैंने 8 पॉइंट जो है फॉलो किए हैं, 2 पॉइंट मेरे से रह गए। तो दैट शोज द डेविएशन ऑफ द प्रोसेसेस। कोई आइडियल प्रोसेस है उसमें 10 पॉइंट लिखे हैं, वो सारे 10 पॉइंट फॉलो होने जरूरी नहीं है। हमारे प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टसन कहते थे कि प्रोसेसेस आर नेवर मेंट टू बी फ्लेक्सिबल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, वो ऐसा कहते थे कि प्रोसेसेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी कभी प्रोवाइड नहीं करती है। प्रोसेसेस आर स्ट्रेंथन, पर आपको डेविएशन उसका जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो ये प्रोसेस का एडमिनिस्ट्रेशन है कि प्रोसेस के आपको समरी में देखिए तो फर्स्ट काम पार्ट जो आता है
वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में 110 प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो क्या 110 प्रकार की मैं प्रोसेसेस लिखूं? नहीं। प्रोसेसेस आप उसकी पहले शुरू में लिखिए, शुरुआत वहां से कीजिए जहाँ पे वो आपको लगे कि वो क्रिटिकल है, वो आपके लिए हो रहा है। कोई भी फंक्शन है वो आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, तब आप उसको आइडेंटिफाई करें। कि जैसे ह्यूमन साइकिल आप देखें, आप एम्प्लॉय लाइफ साइकिल देखें एचआर में, तो उसकी प्रोसेसेस क्या आ सकती है? रिक्रूटमेंट आ सकता है, इंडक्शन आ सकती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है, एग्जिट आ सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड आ सकता है। तो ये सारी आपकी बेसिक प्रोसेसेस है, आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्यों क्रिटिकल है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। व्हाट आर रिजल्ट, आप वो प्रोसेस को लिखने के बाद उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने एक प्रोसेस की केपीआई में देखा। देन पार्ट ऑफ प्रोसेस राइटिंग कम्स, उसका एक इंडिविजुअल हम अटैचमेंट देखते हैं पोस्ट दिस, कि वो प्रोसेसेस कैसे लिखी जाएंगी, कितनी डिटेल में लिखनी है, वो एक आपको डिसीजन लेना है। प्रोसेस ट्रेनिंग, कितनी फ्रीक्वेंसी में प्रोसेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रोसेस को एक गुड फैक्टर के लिए लिखने हैं, या एक कबर्ड में रखना है, या उसको आपको आपकी कंप्यूटर के किसी फोल्डर में 3 महीने ना दिखे ऐसे ही रखना है, तो कृपया करके इस पे टाइम ना वेस्ट कीजिए, प्रोसेसेस ना लिखें। प्रोसेसेस पे ट्रेनिंग जो है वो होना ज़रूरी है। हम ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए भी मोटिवेट करते हैं कि आप प्रोसेस की एग्जामिनेशन भी लें। आप जब भी एमएनसी कंपनी में देखते हैं, बैंक्स हो गए, या कोई क्यूसी, या उसकी क्रिटिकल जॉब हो गई, वहाँ पे प्रमोशंस के लिए प्रोसेसेस की एग्जामिनेशन की जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेस के डेविएशन को मैप करना, उसका ओनरशिप डिफाइन करना, उसका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करना, दैट पार्ट कम्स पोस्ट प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। सो प्रोसेसेस को ट्रांसफ़र भी करने ज़रूर पड़ते हैं। कोई क्यूएमएस डिपार्टमेंट है, या आपके पास कोई इसके लिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, या आपके किसी कंसल्टेंट से प्रोसेसेस लिखवाए हैं, तो उसको भी ट्रांसफ़र होना, उसकी भी ओनरशिप जानी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट के जो लीड होते हैं, डिपार्टमेंट के जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। सो फर्स्ट स्टेप है बिल्ड, सेकेंड है ऑपरेट, एंड थर्ड इज ट्रांसफर। So that what now makes this end. So you have any doubt, please reach us on anvikshiki@anvikshiki.com, and we will be happy to help you. Thank you so much for watching this. Thank you.